Good morning, everyone. I hope you all are doing good at home. Students, today we will start new chapter 15, the making of the constitution, and this is the last chapter of our syllabus. After this, the syllabus will be completed. So let's start the topic, the making of the constitution. In your previous classes, you have already know about the constitution, that constitution, it is a set of written rules, and Indian constitution is the longest one, as we all know. And student, in our constitution there are fundamental rights and the rules for the government. It means the citizens and the government institution all have to follow the constitution. And student, we know that constitution is the supreme law, and it came into effect on 26th of January 1950. एंड स्टूडेंट, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो दो हैं आपके, ये 1 मार्क क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कवर अप हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये. एंड स्टूडेंट, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ अ फुल ऑफ डाइवर्सिटी. इट मीन्स, बच्चे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे नो डाउट मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है, उसमें कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा थे. लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के लीडर्स थे, तो उन्होंने लॉन्ग डिबेट डिस्कशन करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. और उस टाइम पे बच्चे, क्योंकि पार्टीशन हो चुका था, जो है लोग बहुत सारे राइट्स एंड मिसकस कर रहे थे, दंगे फसाद हो रहे थे, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर बना था. और जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो इन सब चीज़ों को ख़त्म करना ही था एंड नर्चर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. और जितनी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनेंगी, इसका मतलब है चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, या कोई भी लीडर है, ऑल विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड स्टूडेंट, जो टाइम लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, दिसंबर 1946 से लेके 1949 तक, ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में. एंड स्टूडेंट, जो है 11 सेशंस हैं इसमें, और एक एक क्लोज को बहुत डिबेट एंड डिस्कस किया गया है. हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, जहाँ एक एक क्लोज को कैसे डिस्कस किया गया, इवन पब्लिकली भी डिस्कस किया गया है. कई बार तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, अभी आगे जाकर बताऊंगी कौन कौन मेंबर्स थे, वो क्या करते थे, पब्लिक से जो है लेटर्स मंगवाते थे कि आप बताइए कि क्या होना चाहिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो बच्चे, हर एक क्लोज जो है वो बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम रिवाइज किया गया. दैट इज़ वाई इट इज़ फ्लेक्सिबल. मैं कह रही हूँ ना, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है. कुछ चेंजेस जो है बहुत मुश्किल है करना, लेकिन बच्चे टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई हैं. सो आपकी बुक में फर्स्ट टॉपिक गिवन है, अ टॉमेटस टाइम. अब बच्चे देखो, डिफ़िकल्ट टाइम इसे क्यों बोला गया है. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और 1946, मैंने कहा दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, ठीक है. 15 अगस्त 1947 में हमारा जो इंडिया था, इट गॉट इंडिपेंडेंस. जब हमें फ्रीडम मिली थी, बहुत खुश थे हम सब, बहुत खुश. लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट भी थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, वो जाते जाते भी ना, जैसे कहते हैं ना, 2 बॉम्ब फोड़ के गए हम पे. द फर्स्ट वन वाज अबाउट द पार्टीशन, एंड सेकंड, जो प्रिंसली स्टेट्स को वो फ्रीडम दे गए. तो बच्चे, उस टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था, तो सब लोग वैसे तो बहुत खुश थे. लेकिन जब जो पाकिस्तान में रह रहे थे इंडियंस, उनको बताया गया कि भाई अब आपको कहाँ जाना है, इंडिया में जाना है. इंडियंस में जो मुस्लिम रह रहे थे, उनको बताया गया कि अब आप पाकिस्तान जाना है. तो बहुत सारे दंगे फसाद हुए और अननेसेसरी हुए. आई थिंक आपने गदर मूवी देखी है या भारत मूवी देखी है, उसमें बताया गया कि कैसे लोग जो है अननेसेसरी जो है एक दूसरे को मार रहे थे. और हमें जो है ये जो फ्रीडम कैसे मिली, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था. क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे पॉपुलर मूवमेंट रहा है, जहाँ डू एंड डाई की सिचुएशन आ गई थी. देन राइजिंग ऑफ रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे. बॉम्बे में जो है आर्मी का, इंडियन नेवी का जो है
इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम बाहर से ही सही, जापान से या किसी भी और कंट्री से जो है हेल्प लेकर अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। एंड बचे ओवरऑल इसका एक रीज़न ये भी था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी, कहीं ना कहीं इस वजह से ब्रिटिशर्स से हमें फ्रीडम मिली। अब बचे इसके बाद, इसको अब डिफ़िकल्ट टाइम क्यों बोला गया है? क्योंकि बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, स्ट्रगल के बाद हमें फ्रीडम मिली, जिसमें ग्रेट कैलकटा किलिंग भी बहुत फेमस है। कैलकटा में उस टाइम पे इंडियन मुस्लिम्स को के बीच में बहुत सारे दंगे हुए थे 1946 के टाइम पे। और बचे फिर क्या हुए, रिफ्यूजेस, मतलब जो वहाँ के लोग थे यहाँ आने लगे, यहाँ के लोग वहाँ आने लगे। इवन बचे उस टाइम पे आपको मैं बता दूँ, कम्युनल जोन बनाए गए थे। कम्युनल जोन क्या था कि जिस एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया में सपोज हिंदू रह रहे हैं तो वो इंडिया के अंदर जाएगा, जिस एरिया में पर्टिकुलर मुस्लिम ज़्यादा है मेजॉरिटी में, वो कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा। तो उस टाइम पे दो पाकिस्तान बने थे, एक तो जो आज का पाकिस्तान है जहाँ हम देखते हैं वेस्ट पाकिस्तान, और जो आज का बांग्लादेश है उस टाइम पे पहले वो ईस्ट पाकिस्तान बना था, क्योंकि वहाँ पे भी मेजॉरिटी में मुस्लिम्स थे। तो अब देखो ना, जो जिन्ना थे उन्होंने जो टू नेशन थ्योरी तो दे दी, लेकिन टू नेशन थ्योरी में भी उन्होंने ट्विस्ट क्या लेकर आए कि पाकिस्तान, उन्होंने बांग्लादेश भी घेर लिया इधर से, ठीक है, ईस्ट साइड से, और वेस्ट साइड से भी पाकिस्तान बना लिया। और बचे जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, मैंने कहा ना जाते जाते दो बॉम्ब गिरा कर गए थे हम पे। द फर्स्ट वन अबाउट द पार्टीशन, और सेकंड प्रिंसली स्टेट्स को वो फ्रीडम दे के गए। अब बचे प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं, ऐसे स्टेट जो राजा महाराजाओं के अंडर होते थे, नवाब होते थे, राजा होते थे, उनको फ्रीडम दी गई कि आप चाहो ना अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिया के अंडर ही रहना है, आप अपनी अलग कंट्री बना लीजिए। और बचे उस टाइम पे 1/3 जो था पर्टिकुलर इंडिया का, वो सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स ही थे। पैरामाउंटेंसी थी ब्रिटिश रूल की। पैरामाउंटेंसी का मतलब है, नो डाउट नवाब्स को, राजा महाराजाओं को फ्रीडम थी कि वो अपना जो एम्पायर है वो रन कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस होती थी। और बच्चे जब ब्रिटिशर्स गए इंडिया में तो उन्होंने तो ये कह दिया कि अपना अपना, मतलब एक इंडिया। फिर अगर मैं हैदराबाद की बात करूँ तो हैदराबाद एक अलग कंट्री, महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र एक अलग कंट्री। तो उनको चॉइस दी गई थी कि अगर आपको इंडिया में रहना है तो ठीक है, नहीं तो अलग हो जाओ, अपनी अलग कंट्री बना लो। तो बच्चे आप इमेजिन करो, सपोज करके देखो, इंडिया का मैप अगर आपके माइंड में आ रहा है तो इंडिया तो ख़त्म था ना एक तरह से। और उस टाइम पे जो है वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस जा जाकर एक एक राजा महाराजा से मिले थे कि कहीं वो ये स्टेप ले ना ले, और उन्होंने साइन करवाए थे कि नहीं आप इंडिया का पार्टी रहोगे, कि कल को मुकर जाए। इस वजह से बिल्कुल कहते हैं ना, पक्के में साइन ले लिए गए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हो सकता था अगर कोई राजा महाराजा ना मानता इस चीज़ के लिए, वो अपना अलग एक कंट्री बना लेता। तो अब आप देखो ना, अगर इंडिया के मैप में सपोज महाराष्ट्र, तो वो महाराष्ट्र एक स्टेट ना बनता, वो महाराष्ट्र क्या बनता, एक अलग कंट्री बनती। तो चलो ये पॉसिबल नहीं हुआ, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टाइम बोला गया। और बच्चे आप एक चीज़ नोट करो, क्योंकि आगे जाकर मुझे बताना है। दिसंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, बट हमें फ्रीडम मिली है 15 अगस्त 1947 में। इसका मतलब है जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंडर थी अभी भी। नो डाउट 1935 में इलेक्शंस हो चुके थे, जिसमें से कांग्रेस 11 में से 8 प्रोमिनेंसेस में से जीती थी। उसके बाद भी जब ये असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स कैसे चुने गए अभी मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स के अंडर थी अभी भी। देन बचे द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1945 टू 46। प्रोविनेंशियल इलेक्शंस हुए। प्रोविनेंशियल इलेक्शंस क्या होते हैं, स्टेट लेवल इलेक्शंस, ठीक है। जैसे अब हम जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, या सीएम प्राइम मिनिस्टर आगे क्या है, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इसी तरह बचे उस टाइम पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग इंडिया में इलेक्शंस हुए, लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, फिर उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने आगे जो है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 300 मेंबर्स हैं उनको चुना गया कि हाँ भाई ये 300 मेंबर्स जो हैं ये हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और बचे उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी जो है
जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे वो मेनली किसके पार्टी के मेंबर्स थे, कांग्रेस पार्टी के। इसका मतलब है 82% मेंबर, 300 का 82% कर लो, ऑलमोस्ट मेंबर कहाँ से थे, कांग्रेस पार्टी के। क्योंकि मुस्लिम लीग ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं बनूंगा, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्यों पार्ट बनूं, मैं तो पाकिस्तान अलग डिमांड कर रहा हूँ, मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। तो उन्होंने कहा कि हम तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे और वहाँ अपना रोल प्ले करेंगे। सिमिलरली बच्चे जो सोशलिस्ट पार्टी थी, दे ऑल्सो रिजेक्टेड इट। उन्होंने भी कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट क्यों बने। क्या रीज़न था, क्योंकि बच्चे कांग्रेस पार्टी मेनली ब्राह्मण की पार्टी कही जाती थी, मतलब रिच की पार्टी कही जाती थी, और सोशलिस्ट पार्टी कहती थी कि जो कांग्रेस वाले हैं वो फ्रॉड है, वो जो है जब तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रहेंगे, मतलब 82% है, अपनी चलाएंगे, अगर हमारी चलनी नहीं तो हम क्यों इस, सब बोलते हैं ना, असेंबली में क्यों पार्टिसिपेट करें। और बच्चे मैं आपको ये बता दूं कि उस टाइम तक 1885 में जब कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई थी, आते आते ये जो इलेक्शंस हुए 45 टू 46, कांग्रेस बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी इंडिया में। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट क्या था कि कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी थी, मतलब फुल ऑफ डाइवर्सिटी। कांग्रेस के ही कुछ ऐसे लीडर्स थे जो थे कम्युनिस्ट थे, कुछ सोशलिस्ट थे, कुछ की आइडियोलॉजी अलग, कुछ की आइडियोलॉजी अलग। तो कांग्रेस में भी ना बच्चे, अगर मैं कह रही हूँ ना कि 100% लीडर्स सेम थिंकिंग के नहीं थे, तभी तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे तो उनके बीच में आपस में इतनी डिबेट एंड डिस्कशन होती थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम एक ही पार्टी के मेंबर हैं तो हाँ में हाँ मिला देंगे, नो बच्चे, while making the constitution they always considered themselves individual। देन इसके बाद बचे डेलिब्रेशन आर्ग्यूमेंट्स हुई, मैंने आपको बोला पब्लिक डिबेट्स पब्लिक डिबेट्स हुई। मतलब कई बार तो वो क्या होते थे, पब्लिक में ओपनली डिस्कस करते थे कि हाँ भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जाएगा। और जो क्रिटिक्स थे, क्रिटिक्स होते किसी की निंदा करना, सपोज मैं किसी बात पे अग्री नहीं हो रही हूँ तो मैं क्रिटिक्स हूँ, और बच्चे उस क्रिटिक्स को कोसेंसस में चेंज करते थे। मतलब ओवरऑल पूरी डिबेट एंड डिस्कशन करके फाइनल उसका क्या सॉल्यूशन है, अगर कोई अग्री नहीं हो रहा है इस बात से तो उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, उसका क्या सॉल्यूशन निकालना है, वो सब के सब मेंबर्स जो थे जब क्लोजेस पढ़ते थे या एक एक चीज़ जब ध्यान में रखा जाता था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम, तो ये सब चीज़ें जो है माइंड में रखते थे। इसके अलावा बचे कलेक्टिवली पार्टिसिपेशन, पब्लिक व्यूज प्लस माइनॉरिटी, दलित, ओप्रेस, रिजर्व सीट्स, कल्चर एंड सोशल जस्टिस। अब बचे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें ये तो पता है कुछ जो है ना क्या कहते हैं, ऊपर ऊपर की चीज़ें तो हमें पता है कि हाँ भाई 26 जनवरी 1950 को आया। लेकिन बच्चे मेनली बना कैसे और बनते टाइम पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी गई। उस टाइम पे बच्चे इंडिया में ना कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इस वजह से बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम रिजर्व सीट्स दी गई किन्हें, हरिजन्स को, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को। और बच्चे अश्योर किया गया कि जितना भी इंडिया में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे ख़त्म किया जाएगा, कल्चरल सोशल जस्टिस मिलेगा हर एक को, और पब्लिक का व्यू माना जाएगा। मतलब जो पब्लिक बोलेगी, पब्लिक के अकॉर्डिंग हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। क्योंकि आप प्रेम्बल में भी पढ़ते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो बच्चे इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब है जो मासेस थी, हमारे पूरे इंडियंस थे, उनको कहाँ कहाँ सेटिस्फाई हम कर सकते हैं वाइल मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ध्यान में रखा गया। इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है द डोमिनेंट वॉइसेस। यहाँ 1 मार्क का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर अप होता है कि वैसे तो 300 मेंबर्स थे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो थे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर, और उसमें से भी जो 3 थे वो कांग्रेस के थे, बाकी 3 जो थे वो कांग्रेस के नहीं थे। उसमें से बचे जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, एंड वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों, ये बच्चे जो 3 थे ये कांग्रेस पार्टी के थे। और बचे जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था 13 दिसंबर 1946 को। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो क्या देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज रिलेटेड टू विजन, उनकी जो विजन थी उससे रिलेटेड। प्लस उन्होंने बच्चे अपने जो नेशनल फ्लैग कैसा होना चाहिए, आपने देखा होगा हमारा नेशनल फ्लैग, कलर्स देखे होंगे, उसमें अशोक चक्र देखा होगा, तो ये सब किसने सजेस्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने।
और बचे इसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट दैट टाइम ऑफ असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो वो बच्चे डिस्कशन देखते थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने तो ये देखा ना कि वो किस तरह से देखते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू, अभी मैं आगे जाकर आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत डिटेल में बताऊंगी, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने क्या देखा कि सब जो है काम कर रहे हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, मतलब लाइन वाइज लाइन सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ रह ना जाए, और सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए अपना बोलने का कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड होना चाहिए, ये ऐड नहीं होना चाहिए। सिमिलरली बच्चे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनका कंट्रीब्यूशन आपकी बुक में नहीं गिवन, लेकिन उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बच्चे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग है, मतलब कहाँ से कौन सी रिपोर्ट लेनी है, उस रिपोर्ट को पब्लिश कैसे करना है, ये सब जो है पटेल ने जो है माइंड में रखा था। इसके बाद बचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको पूना पैक्ट याद होगा अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि बच्चे गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगता था कि गांधी जी जो है वो कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, रिच क्लास को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्योंकि खुद एक दलित थे, शेड्यूल्ड कास्ट के थे, तो उन्होंने किसके हक में सोचा था कि रिजर्वेशन एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के बारे में, तो वो कांग्रेस के कहीं ना कहीं अपोज करते थे, और पूना पैक्ट साइन हुआ था। पूना पैक्ट में उन्होंने रिजर्वेशन मांगी थी दलित्स के लिए। तो बच्चे बाद में जाकर गांधी जी के समझाने पे, या ये कह लो कुछ भी जो नेगोशिएशन हुई इनके बीच में, गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, बच्चे वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी बने और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी बने, चेयरमैन भी बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और बच्चे उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए क्या किया, रिजर्वेशन सीट भी ली। इसके बाद बचे दो लॉयर्स के नेम आपके बुक में गिवन है, के एम मुंशी एंड कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। बचे इन्होंने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद एक लॉयर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, तो इनके अंडर जो ये दो लॉयर्स के नाम दिए गए हैं, के एम मुंशी एंड कृष्ण राय स्वामी अय्यर, उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी तरह बचे दो सिविल सर्वेंट, बी एन रॉय एंड एस एन मुखर्जी। जो बी एन रॉय थे वो चीफ एडवाइज़र थे। चीफ एडवाइज़र का मेनली काम क्या होता है, जैसे आपने अपनी 8th क्लास में अगर आप डू यू नो अगर थोड़ा सा ध्यान दो, तो वहाँ से लिखा गया है कि हमने फ्रांस से क्या लिया, हमने यूएसएसआर से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया। इसका मतलब है बच्चे, इन्होंने जितनी भी रिपोर्ट्स थी बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वे किया, ठीक है, और वहाँ से इंडिया क्या अडॉप्ट कर सकता है, उन्होंने इस चीज़ को संभाला। सिमिलरली जो दूसरे सिविल सर्वेंट थे, सी एन मुखर्जी, वो ड्राफ्ट पर्सन थे। ड्राफ्ट पर्सन का मतलब है बच्चे, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये जो सरकारी भाषा होती है ना, इसको समझना कोई बहुत इजी नहीं होता। अगर आप अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोलकर देखेंगे, आपको समझ नहीं आएगी उसके अंदर की लैंग्वेज। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी वो ट्राई करते थे कि जितने भी कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं उसको क्या करें, सिंपल लैंग्वेज में उसको चेंज करें। तो ये जो दो सिविल सर्वेंट हैं बच्चे, इन्होंने कभी फुट जैसे बोलते हैं ना सामने आकर तो नहीं, लेकिन पीछे ही पीछे बहुत हेल्प की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और बच्चे ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया 3 years लग गए, एंड 11 बल्कि वॉल्यूम्स जो बुक्स हैं इतनी भारी भारी, उसमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी है। देन बच्चे द नेक्स्ट टॉपिक इज द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोर्सेस। विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। अगर हम इंडियन लीडर्स के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम लोगों के अकॉर्डिंग देखें, तो उनका क्या विजन था एंड सोर्सेस। और बच्चे जवाहरलाल नेहरू ने क्या सोर्स दिए इस इंफॉर्मेशन के। फर्स्ट है 13 दिसंबर 1946 को, मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है उनके अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, सॉवरेन, रिपब्लिक एंड गारंटी द सेफ गार्ड। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए, इंडिया जो है अपने डिसीजन खुद लेगा, ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। जो मेन हेड है वो प्रेसिडेंट होगा। देन गारंटी सेफ गार्ड, सबकी जो है सोशल एंड इक्वालिटी की बात की गई यहाँ पे। और बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोर्सेज कहाँ से लिए, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि जो है हमारा विजन क्या है। तो उन्होंने उस टाइम पे अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की, रशियन रेवोल्यूशन की बात की, कि फ्रांस में भी पेरिस से स्टार्ट हुआ,
लोगों ने किंग लुई के अगेंस्ट जो है अगेंस्ट गए। देन उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी। तो सिमिलरली बच्चे उन्होंने यहाँ से एक कहते हैं ना रेफरेंस दी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम हम ऐसा नहीं है कि हम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, नो, लेकिन हम जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर एटलीस्ट उनकी कुछ बेटर चीज़ें हैं जो हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं। और बचे लिबरल डेमोक्रेसी की बात की गई एंड पीपल टेम्पर फेड। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, मासेस के अकॉर्डिंग, जो लोगों को ठीक लगेगा। इसके बाद बचे 2.1 है द विल ऑफ द पीपल। उस टाइम पे एक कम्युनिस्ट लीडर थे, मैंने आपको बताया था ना, सोशलिस्ट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुस्लिम लीग वालों ने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। सिमिलरली बच्चे हमारे एक लीडर थे सोमनाथ लाहौरी, उन्होंने क्या कहा, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द डार्क हैंड्स नो फुल इंडिपेंडेंस असेंबली। वो बच्चे इस हक में नहीं थे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिशर्स के अंडर बने, क्योंकि मैंने आपको बच्चे बताया था ना दिसंबर 1946 से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी, उस टाइम हमें फ्रीडम नहीं मिली थी। तो उनको लगता था कि अभी भी ब्रिटिशर्स पागल बना रहे हैं हमें। ठीक है, नो डाउट ब्रिटिशर्स तो हम चले जाएंगे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ही तो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है ना। जाने के बाद भी वहाँ से इंग्लैंड से क्या खेलेंगे, गेम्स खेलेंगे। तो डार्क सैंड, उनके गंदे हाथ अभी भी लगे हुए हैं, गंदी नज़रें हमारे इंडियन फ्रीडम पे आज भी हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये फ्री जो है फुली इंडिपेंडेंस नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। और बच्चे उस टाइम पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है क्योंकि ब्रिटिशर्स सडन गए, तो उस टाइम पे भी तो एक जो है हमें गवर्नमेंट चाहिए ना जो एटलीस्ट कुछ संभाले। तो उन्होंने कहा कि जो नेहरू जी हैं या जितनी भी इंटरिम गवर्नमेंट है वो फेक गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, यहाँ के पूरी एक एक रिपोर्ट वायसरायस को देगी, लंदन ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी, और उनके हाथ की क्या बनेगी, कठपुतली बन जाएगी। एंड जो ब्रिटिशर्स हैं वो कंट्रोल करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। नो डाउट वो जा रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हम जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते भी 1-2 साल ले लेंगे, ठीक है, और 1-2 साल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिख कर जाएंगे वो हमें पता है। आपकी बुक में बच्चे एक ना सोर्स गिवन है, दैट इज वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स नोबल वर्ड्स प्लस डांस इंग्लैंड। अब बच्चे ये जो वर्ड्स हैं ये कम्युनिस्ट लीडर सोमनाथ लाहौरी ने किसे कहे थे, जवाहरलाल नेहरू को। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ सर किसको मेंशन किया गया है, नेहरू जी को मेंशन किया गया है। इसका मीनिंग क्या है, दैट इज वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स नोबल वर्ड्स। यहाँ एक ताना मारा गया है किसको, नेहरू जी को। क्योंकि बच्चे देखो, अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है हमें तो नेहरू जी चुप तो नहीं बैठेंगे। नेहरू जी ने क्या कहा था कि नहीं भाई, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग नहीं बना है, ये तो लोगों के अकॉर्डिंग बना है। हमने लेटर्स तक मंगवाई हैं लोगों से, लोगों का फीडबैक लिया है, वी द पीपल। तो हम जो है इस असेंबली की स्ट्रेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, 300 मेंबर्स हैं, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग चुने गए हैं। हर एक ने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, आगे रिप्रेजेंटेटिव ने 300 मेंबर्स चुने हैं, तो हमारी गवर्नमेंट फेक नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, दैट इज़ वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड नोबल वर्ड्स। मैं आपके जो है इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा तो एक डाउट है ना ये, कि आप जो है आप सब किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। जो अगर वो इंग्लैंड बुलाएंगे तो आप इंग्लैंड जाओगे, वो इंग्लैंड से यहाँ आएंगे तो आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे, मतलब आप उनके इशारों पे क्या करोगे, नाचते रहोगे। और उसके बाद फिर बचे नेहरू जी ने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था तो उन्होंने अपना जो है विजन क्या रखा था कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी चाहिए, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने जितने भी रिलीजन चेंजेस लाए हैं वो भी होना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में जो इकोनॉमिक सोशल जस्टिस के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है या इतना स्ट्रगल किया है, वो उसका भी एक टच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि बच्चे 1909 में, 1919 में, 35 में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए थे, लेकिन उस टाइम पे हमारा पार्टिसिपेशन नहीं था, वो तो ब्रिटिशर्स जो बनाकर गए। लेकिन जो 46 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है वो हमारे अकॉर्डिंग बनी है, ठीक है। और बच्चे नेहरू जी ने कहा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी ही चाहिए, मेल फीमेल 18 अबव सबको वोटिंग का अधिकार है। तो बच्चे यहाँ तक आपका टॉपिक जो है कवर हो गया। आई नो थोड़ा सा जल्दी मैंने एक्सप्लेन किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट यू कैन कॉल मी। थैंक यू बच्चे।